हेलो डियर स्टूडेंट्स, रामा कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सीजीपीएससी सी सेट के बारे में, यानी कि जो 9 फरवरी 2025 को, ठीक है, 9 फरवरी 2025 को जो सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था, है ना, उसके सी सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, 2025 का जो अभी रिसेंटली में हुआ है। ठीक है, चलो देखेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके अदर एग्जाम में भी ये बहुत बेनिफिट होगा। देखो, सबसे पहला जो सवाल हमसे पूछा गया है वो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल दिया गया है। कोई जो है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कोई आपके पास जो प्रिंसिपल है वो एक सर्टेन रेट के हिसाब से जो है 10 साल में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितने साल में यह 3 गुना हो जाएगा, ऐसा सवाल में पूछा गया है। तो देखो, आपके पास अगर 100 रुपया था, ठीक है, ये 10 ईयर में कितने साल में, 10 साल में 2 गुना हो जाता है, यानी कि 200 रुपया हो जाता है। तो ब्याज कितना बढ़ेगा, 100 रुपया बढ़ेगा, तभी आपका पैसा जो है 200 होगा। अब सवाल पूछा गया है यही 100 रुपया जो है 300 रुपया यानी कि 3 गुना कब होगा, ये सवाल में पूछा गया है। मतलब ब्याज कितना मिलना चाहिए, 200 रुपया ब्याज मिलेगा, तभी तो 200 और 100 मिला के कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि ब्याज कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो समय भी तो कितना लगेगा, समय भी कितना लगेगा, 2 गुना लगेगा, यानी कि कितना साल लग जाएगा, 20 ईयर। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखेंगे। देखो, ये रिलेशन का दिया गया है कि अगर सालू जो है राखी से लंबी है, ठीक है, सपोज करो ये जो सालू है वो किससे लंबी है, राखी से, यानी कि ये राखी है, इससे क्या है, लंबी है। ठीक है, लेकिन प्रेरणा से क्या है, छोटी है। तो प्रेरणा क्या होगी, ये सालू से बड़ी होगी। इसके बाद बोला राखी मेघना जितनी लंबी है, तो राखी और मेघना दोनों का जो हाइट है वो क्या है, सेम है। अब पूछा गया है कि लेकिन कोमल से क्या है, ये लंबी है, लेकिन ये जो राखी है वो क्या है, कोमल से लंबी है। आपको सवाल में पूछा है कि मेघना की स्थिति बताओ, मेघना की स्थिति क्या है। तो मेघना की स्थिति क्या है, वो सालू से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, मतलब तोड़ के इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस इसमें जाएंगे, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। आप देखो 8 क्या है, 8 एक तरह से आप लोग क्या लिखेंगे, ए और बी का सम करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इस फार्मूले को हम बनाना चाह रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही होता है। तो हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2√2 √3 ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा, 2 इंटू ए बी, ये कहलाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से में 8 आता है। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप √6 का स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर करो, ए और बी की जगह यही रख सकते हैं, ए और बी दोनों को ऐड करने पर देखो यह हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, दोनों क्या आता है 8। यही सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन से आपका तुरंत ही बन जाएगा, ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला सवाल आपसे जो पूछा गया है वो है ज्योमेट्री का सवाल। ठीक है, तो ज्योमेट्री के सवाल को कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर ए बी सी एक सर्कल पर 3 पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बना लिए, ये एक सर्कल हो गया। इस पॉइंट पर कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। सपोज करो कि ये ए है, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं बी, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं सी, और ओ क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ए ओ बी यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला दिया गया आपको 90 डिग्री, मतलब बी को थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि 90 डिग्री जैसा दिखे। ये क्या है आपका 90 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद बी ओ सी ये वाला जो दिया गया है एंगल, वो दिया गया आपको कितना, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री दिया। इसके बाद आपको निकालना है ए बी सी बराबर होगा, मतलब कि ए बी और सी, यानी कि एंगल बी का पर निकालना है कुछ इस तरह से। ठीक है, एबीसी को आपस में मिला लो इस तरह से, और आपको जो एंगल निकालना है वो इस वाले एंगल को निकालना है, दिख रहा है ये बी जो डार्क कर रहा हूं ये वाला है, इसके एंगल की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान समझेंगे कि क्या होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए। ठीक है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो कलर है, ठीक है, ये वाला और यहाँ वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल, ठीक है,
रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल का जो तीनों साइड क्या होते हैं 180 डिग्री होता है, एक दे दिया गया 90 डिग्री, तो दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि ये क्या है रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, और रेडियस के आमने सामने के साइड क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि दोनों रेडियस क्या होगा बराबर होंगे, सामने सामने एंगल क्या हो गया बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि ये भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा। अब इधर वाला तो एंगल मिल गया, अब ये वाला एंगल देखो, इधर वाले का एंगल 120 डिग्री दिया गया। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि भाई ट्रायंगल के तीनों कोनों का क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहां पर भी अगर देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ यहां पर भी देखोगे तो ये वाला एक रेडियस है और ये भी क्या है एक रेडियस है। पीला वाला नहीं दिख रहा है, कुछ अलग दूसरा कलर देखते हैं, हाँ ये वाला कलर देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो है और ये वाला ये भी क्या है एक रेडियस है, जिसके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे बराबर होंगे। अगर रेडियस बराबर उसके साइड बराबर तो एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, अब एक दे दिया 120, तो बचा कितना आपके पास, आपके पास बचा है अब 60 डिग्री। कितना बचा है 60 डिग्री, तो 60 दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा कितने का 30 डिग्री का। आपको पूछा है ए ओ बी, बीच वाले को ही पूछा जाता है, सॉरी ए बी सी को पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 75 डिग्री। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, 5th नंबर का सवाल। 5th नंबर में आपसे पूछा गया छोटा से छोटा संख्या जिसको 594 में ऐड करने पर जो योगफल आएगा वो कितना होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, आप सोचो कि ये 594 है, इसके आसपास कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक होता है 576, ये होता है 24 का, और एक होता है 625। लेकिन हमको जोड़ने बोल रहा है, 76 करेंगे तो वो तो कम करना पड़ जाएगा, हमको जोड़ना बोल रहा है, तो हमको बनाना है इसको कितना है 625, क्योंकि ये होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से यहां तक बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा हमको ऐड करना पड़ेगा 31। ठीक है, 31 इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा कितना 625, जो कि 25 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है, ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखना, इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कहां से है, हाँ अगला सवाल आपका दिया गया है सिलोगिज्म का सवाल है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना पड़ता है इसमें, ध्यान से देखो। सबसे पहला कथन दिया गया है सभी पेन चौक है, तो हम क्या बना लेंगे डायग्राम बना लेंगे कि सभी पेन क्या है, क्या है चौक है। ठीक है, ये क्या है चौक। ठीक है, ये चौक है। अब उसके बाद सभी कुर्सियां भी चौक है। ठीक है, ऑल चेयर आर चौक, तो चेयर भी अंदर आ जाएगा। ठीक है, चेयर भी अंदर आ जाएगा क्योंकि सभी चेयर क्या है चौक ही है। ठीक, अब इसके हिसाब से हम देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या रहता है। कंक्लूजन ये बोला जा रहा है कि कुछ पेन कुर्सियां हैं, क्या ऐसा है कुछ पेन कुर्सियां हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोरिलेशन दिख नहीं रहा है। ध्यान से अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन दिख रहा है क्या, इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ पेन है, ये बिल्कुल नहीं है, गलत है। कुछ चाक पेन है क्या, सम चाक्स आर पेन, ऐसा कुछ है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इतना बड़ा चाक है, देखो इतना बड़ा ये चाक है, इसमें से कुछ पार्ट क्या है पेन तो है ही, कुछ पार्ट क्या है पेन तो है ही। ये सवाल सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड बस सही होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपको पूछा गया, टेबल दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको सवाल पूछा गया, सवाल यह है कि 4 स्कूलों के अभ्यर्थी है, कैंडिडेट हैं जो कि मैथ्स की एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, जिनके आंकड़े अलग अलग हैं। जैसे फर्स्ट स्कूल है, ये फर्स्ट स्कूल है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज स्कोर लेके आते हैं उन लोग 75। ठीक है, सेकंड है स्कूल जिसमें आता है 48 स्टूडेंट हैं और स्कोर लेके आते हैं 80। इसके बाद दिया गया थर्ड में, ये बोलता है एक्स स्टूडेंट है और एवरेज स्कोर कितना लेते हैं 55 लेके आते हैं। फोर्थ में है 40 और एवरेज स्कोर लेके आते हैं 50। ठीक है, आपको निकालना है चारों स्कूलों को अगर मिला दिया जाए तो उसका स्कोर दिया गया, एवरेज स्कोर दिया गया 66। आपको निकालना है थर्ड वाला दिया गया एक्स, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल स्कोर कितना लेके आते हैं हम लोग निकालते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्कोर निकल जाएगा यहाँ का। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 4500। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 38 64 8 चौक 32, ये आ जाएगा 38400। ठीक है, 3820, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 55x हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 2000, कितना हो जाएगा 2000। सभी को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, सभी को अगर ऐड कर दिया जाए
ये आता है 10,340 और प्लस कितना आ जाएगा 55x। ठीक है, ये टोटल मार्क्स हैं। ये क्या है, चारों स्कूलों को मिलाकर, सभी को मिलाकर ये टोटल मार्क्स है। ठीक है, और आपको एक और चीज दिया गया है, सभी को मिलाकर जो आपका एवरेज है वो भी दिया गया है। तो आपको पता है कि एवरेज टोटल कितना होता है, ये होता है टोटल, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। एवरेज हमको पता है क्या है 66 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना लेके आए 10,340, सही है, और प्लस हो जाएगा कितना 55x, और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर को ऐड कर देंगे 60, 48 और ये 40, 60 और 40 हो जाएगा 100, 148। ठीक है, ये हो जाएगा 148 प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहां से देखो 66 इंटू 148, ये आ जाता है आपका 9768। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 66x हो जाएगा। तो इधर तो पहले से है 10,340 प्लस 55x। ठीक है, ये 55x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 11x। 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, ये लगभग 572। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गया, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 11 पंचे 55 और 11 दूने 22, यानी कि 52 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई, हाँ अच्छा डी ऑप्शन दिया होगा, हाँ ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल को बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फिर से एक थ्योरेटिकल सवाल है, संचार प्रक्रिया के दौरान ये पूछा गया था। ठीक है, इस टॉपिक से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो आपको सेटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है कि कैसे कैसे बैठते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ए पी आर एक्स एस और जेड एक रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, एस और जेड क्या है, सेंटर में बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हुए हैं एक रो में। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, कितने लोग बैठे हुए हैं। आपको पूछा गया है कि एस और जेड क्या बचे हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं। तो या तो एस ये हो सकता है, जेड ये हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, जेड यहाँ पर बैठेगा, एस यहाँ पर बैठेगा। देखते हैं कौन सा सही होता है। इसके बाद बोला गया ए और पी छोर पर है। ठीक है, मतलब कि किनारे पर बैठे हुए हैं। या तो ए यहाँ पर बैठेगा, पी यहाँ पे बैठेगा, या फिर पी यहाँ पे बैठेगा और ए यहाँ पे बैठेगा। देखते हैं कौन सा सही होता है। ठीक है, आर जो है ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है, आर जो ए के लेफ्ट में, अगर ए को मैंने यहाँ पर बैठाया इसका लेफ्ट तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला गलत है। ए यही बैठेगा और इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा, आर। ठीक है, और इसके यहाँ पर कौन बच गया जी, एक्स, एक्स बैठेगा यहाँ। अब सवाल जो पूछा गया बता देंगे। पी के राइट ओर कौन बैठा है, पी के राइट में कौन बैठा है, एक्स। क्या, पी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है। तो एक्स इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, सरल सवाल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो है बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। तो इसमें देखो एक आदमी क्या करता है, नाव की धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना जाता है 20 किलोमीटर। यहां से हमको एक्स की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने आपको बोट स्ट्रीम पढ़ा है, वहां पर एक्स वाई यू और भी। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिलेगा, अनुकूल जाता है तो एक्स होता क्या है, यू प्लस भी होता है। एक्स क्या होता है, यू प्लस भी। इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं कितना, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, टाइम, तभी तो निकलेगा हमारा स्पीड, क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर जाता है डाउन स्ट्रीम। और वाई क्या होता है, यू माइनस भी, यानी कि अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है धारा को चीरते हुए। यू क्या बताता है, स्थिर जल में नाव की चाल बताता है यू। ठीक है, और भी बताता है उस पानी की गति क्या है वो आपको बताता है। ये 4 किलोमीटर जाता है और डिवाइड बाय क्या होता है 2 घंटे में जाता है। तो ये क्या निकल जाए हमारा, इसका स्पीड निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। हमको चाहिए स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि यू की वैल्यू चाहिए। यू की वैल्यू कैसे मिलेगा, यू की वैल्यू ऐसे मिलेगा, दोनों को जोड़ के आधा करने की। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दूं तो v और v कट जाएगा और 2v हो जाएगा, 2 आगे ऐड हो जाएगा। तो यू की वैल्यू जो डायरेक्ट फार्मूला बनता है मैंने लिख पाया भी है, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 2 है और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ में आया? ठीक, आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। पूरा आज डिस्कस करेंगे सारे सवालों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का सवाल देखो। 12 नंबर के सवाल में आपको क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ो। 12 नंबर का सवाल में आपको जो बोला गया है,
दोनों आरोही क्रमित संख्याओं को, मतलब कि बढ़ते हुए जो संख्याएं हैं उसका पद का मान समान होगा। कौन से पद का मान जो है समान होगा, इक्वल होगा, ये सवाल में पूछा गया है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि Tn, ठीक है, Tn की वैल्यू होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी में जब होता है तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यही चीजें हम दोनों के लिए यूज करेंगे, यहां पर भी और यहां पर, क्योंकि कौन सा पद समान होगा ये हमको निकालना है, पद n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम दो पद को लेकर चलते हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो Tn1 को हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। a मतलब होता है फर्स्ट, क्या है 63, ठीक है 63। n की वैल्यू हमको निकालना है और d की वैल्यू होता है जो डिफरेंस है, जैसे 65 और 63, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, ठीक है। यहाँ पर कितने का है, 2 का, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, समझ में है, 2 का डिफरेंस। यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता है हमको 63, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। यहां से हमको जो मिल जाता है 63 हम इसमें माइनस करने हो जाएगा 61 इंटू 2n, ठीक है। अब दूसरा वाला Tn2, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो Tn2 ये जो हम लोग निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। इसके लिए देखो ये है a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो d की वैल्यू आपके पास हो जाता है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना, डिफरेंस समान होगा, डिफरेंस दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर भी देखो 7 ही है, तो 7 7 डिफरेंस आता जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 7, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7n माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो जाएगा 7n माइनस का 4, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों क्या है आपस में बराबर है, लिखा है दोनों आपस में क्या है बराबर है, समझ में आया। जब दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबर कर सकते हैं। तो दोनों को जब बराबर करेंगे, ठीक है, तो 7n के साइड में 2n भी आ जाएगा, यानी कि 7n माइनस हो जाएगा 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 65, समझ में आया। ये हो जाएगा 5n इक्वल टू है 63, ठीक है, सॉरी 65। अब उसके बाद n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 13 पंचे 65। n की वैल्यू कितना आ गया, 13वां पद ऐसा रहेगा जो कि क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। 13वां पद क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। आया समझ में, ठीक। अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 13 नंबर का जो सवाल है उसको देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक सेमिनार कराया जा रहा है, ठीक है। इसमें इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में प्रतिभागी लोग, कैंडिडेट लोग भाग लेते हैं और उसकी संख्या दिया गया है 45, 75 और है 135। उनमें समायोजित करने वाले आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी, आपको पूछा है कितना कमरा लगेगा, ठीक है। जबकि बोला जा रहा है कि प्रत्येक कमरे में कितने प्रतिभागी होंगे, संख्या और भाषा दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, संख्या और भाषा क्या हो चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। तो आवश्यक कम से कम कितना होगा उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं HCF। इसका क्या निकालना पड़ता है, HCF निकालना होता है। ये होता है 45, 75 और 135 का HCF। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये होता है 9 पंचे 45, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। 75, 75 को लिख सकते हैं 25 के 75, यानी कि 3 इंटू 5 का स्क्वायर। 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 पंचे, तो 27 पंचे होता है 3 का क्यूब इंटू 5। यहाँ HCF जो होगा, जो कॉमन होगा, कॉमन क्या क्या चीजें हैं, एक तो 3 कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका, 15 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 15। और टोटल प्रतिभागी कितने हमारे पास, इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे टोटल, तो सभी को टोटल करते हैं कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15, 5 कैरी 1 हो जाएगा 7 7 4 11 11 और 3 15, तो हो जाएगा 15 5 कैरी 1, यानी कि 255। ये हो जाएगा 255। तो 255 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 15, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 255 डिवाइड बाय 15, 255 ना, 25 लिख दिया तभी तो बोल रहा हूँ, 255, ठीक है 255। तो 15 से इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 17, तो 17 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17, ठीक है, 17 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम को ना खींचा, इसलिए हम लोग सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल अपने पास है 70 के आसपास, ठीक है। इसमें आए थे 69 सवाल आए थे, ठीक है, 69 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो अगला सवाल। एक शंकु दिया गया है, एक कोण दिया गया है जिसका हाइट आपको दिया गया है, h की वैल्यू आपको दे दी गई इतना, ठीक है 8.4 सेंटीमीटर। उसके आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस की वैल्यू दे दी गई 2.5।
इसको पिघलाया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है और ये क्या बना रहा है, गोला बना रहा है। गोले का रेडियस क्या होगा, आपको सवाल में पूछा गया है। तो भाई जितना आपका शंकु का वॉल्यूम होगा, यानी कि कोन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। दोनों वॉल्यूम का बराबर करेंगे, आपका आंसर है। आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता रहना चाहिए, 1/3 कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसके बाद जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो रहता है कितना है, 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये होता है। तो 3 से 3 तो वैसे ही कैंसिल, पाई से पाई वैसे ही कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर देखो आर की वैल्यू कितना दिया गया है अपने को, आर की रेडियस की वैल्यू 2.1, ये हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितना दिया 8.4, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू आर का क्यूब, ठीक है। 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2.1, ठीक है, 4 दूने 8 और 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ 2.1 है, यहाँ 2.1 का क्यूब हो जाएगा, तो आर की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा 2.1। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर का सवाल में दिया गया है आपको 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई और एफ। प्रत्येक में से एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, अलग अलग मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है भाई। आपको बोला गया सी जो है ए और ई से अधिक है, सी जो है केवल और किससे है, ए और ई से बस ज्यादा है, ठीक है। तो ये सी का जो मार्क्स है वो केवल और किससे ज्यादा है, ए और ई से ज्यादा। अभी ए और ई कहाँ पे आएगा हमको नहीं पता, अभी दोनों बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है डी का जो मार्क्स है केवल बी से ही कम है, डी का जो मार्क्स है केवल और केवल किससे कम है, बी से बस कम है, बाकी सबसे ज्यादा ही होगा, ठीक है, बाकी सबसे क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो डी का जो मार्क्स है, डी ने बी से कम अंक हासिल किए, तो ये जो डी है वो बी से कम अंक हासिल किया, ठीक है। अभी कनेक्ट नहीं किए हैं, धीरे धीरे कनेक्ट होगा। ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, ई जो सबसे कम लेके नहीं आया, जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर लेके आया। अब देखो ध्यान से, अब जाहिर सी बात है कि डी जो है केवल और केवल बी से कम है, बाकी सबसे तो बड़ा ही होगा, तो बाकी सबसे क्या होगा, ये बड़ा हो गया, ठीक। केवल और केवल बी से छोटा है मतलब कि बाकी सबसे क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो सी ए ई से बड़ा है। अब सवाल यह है कि ए, अब हमारे पास कितना बचा, एफ भी बचा हुआ है, ठीक, एफ भी बचा हुआ है, और आपको पूछा है ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, ये भी बोला गया है, ठीक है। अब बाकी बचा एक और एफ भी बचा है, ठीक है, एफ भी बचा है, तो कम अंक प्राप्त नहीं किया है मतलब क्या हो जाएगा, सी जो है, ठीक है, सबसे कम क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, और एफ आएगा यहाँ पर। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर फाइनल ड्रॉ करें तो बी हो जाएगा ग्रेटर देन बी, फिर आ जाएगा एफ, फिर आ जाएगा ये सी, फिर हो जाएगा ई, क्योंकि ई सबसे कम नहीं लेके आया है, फिर आ जाएगा ए। ऐसा समझ में, ए, तो डी होगा, बी क्यों बार वाली, ठीक, ये डी होगा। ऐसा समझ में। फिर इसके बाद देखो ध्यान से, आपको पूछा गया है जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर है, ठीक, अधिकतम से तीसरे स्थान पर है यानी कि एफ, इसकी वैल्यू आपको दे दिया है कितना है भाई, इसका कितना मार्क्स लेके आता है 81, ये लेके आता है 81। अब उसके बाद बोला है ई ने 62, ई लेके आता है 62, ठीक है। तो सी ने संभवतः कितने अंक लेके आएंगे, जाहिर सी बात है 81 से लेकर 62 के बीच में लाया होगा, 81 से लेकर 62 के बीच में ही लाया होगा, यानी कि सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, इनमें से कोई एक, यानी कि ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, 61 भी नहीं आ सकता। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 70 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल थ्योरेटिकल सवाल है। थ्योरेटिकल सवाल को आपको ध्यान में रखेंगे कि 16 नंबर का जो सवाल है, ठीक है, 16 नंबर के सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल है। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर के सवाल को देखो ध्यान से कि क्या आएगा, ठीक है। 17 नंबर में आपको क्या बोला है कि x माइनस 1 जो है इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर, गुणनखंड का मतलब ये होता है कंप्लीटली डिवाइड करना, ठीक है। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे, x माइनस 1 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x प्लस k, ठीक है। देखो सबसे पहले कितने बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का क्यूब, फिर माइनस हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 से करेंगे ना, पूरा काटना, तो हो जाएगा 4, ठीक है, 4x का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखो ये हो जाएगा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो माइनस हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा कितना 7x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का
4x नीचे आएगा, फिर किससे जाएगा, ये करेंगे प्लस 7x से, तो जाएगा 7x का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना 7x, माइनस हो जाएगा 7x, ठीक है। इसको माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, ये 3x हो गया। फिर प्लस के, अब कितने बार में जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब कितने बार में 3 बार में, हालांकि इससे मतलब नहीं, हमको रिमाइंडर से मतलब है, क्योंकि रिमाइंडर निकालने के लिए तब तक रिमाइंडर पे फोकस नहीं करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3x, अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस का 3। अब ध्यान से देखो, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कट पिट पूरा जाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर बचा है +3, यहाँ k की वैल्यू क्या होना चाहिए -3, तभी दोनों मिलके कितना हो जाएगा 0, दोनों मिलके 0, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा -3। समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो ज्योमेट्री का सवाल है, ठीक है, ज्योमेट्री का सवाल, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री का सवाल, लेकिन उसमें क्या किया गया है, आपको एरिया पूछ लिया गया है। तो दी गई ये जो आकृति दिया गया है, वे इसका रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। आपको दिया गया है BAO की वैल्यू 25 डिग्री और ये दिया गया 35 डिग्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहता है कि यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 25, यहाँ 35, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों का सम रहता है, ये डायरेक्ट रहता है, इन दोनों का सम रहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों को हम लोग जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है, कैंची फिगर बोलते हैं इसी को, ठीक, कैंची फिगर। यहां से देखो, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, अगर ये जितना डिग्री होगा उसका डबल होगा ये वाला, ठीक है, उसका डबल होगा ये वाला, यानी ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। अब हमको जो एरिया निकालना है, किसका निकालना है, ये पूरा एरिया, ये जो दिख रहा है चाप वाला, तो चाप वाले का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाइड बाय हो जाता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये चाप के एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो थीटा के वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 360 इंटू कितना हो जाएगा पाई, यानी कि 22/7, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय आर, आर की वैल्यू आपको दिया गया रेडियस यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 2 बार 7 लिख लेते हैं, एक साथ तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गया, 12 तिया 36, 3 बार में कट गया, ठीक है। और उसके बाद बचा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 7 तिया, एक साथ बचा हुआ है, हाँ एक साथ तो कट गया, एक साथ बचा हुआ है, 7 से इसको, एक साथ तो कट गया, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 3 बचा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 3 वर्ग सेंटीमीटर, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं,